आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्जापुर से। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं द्रव्य स्थैतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को समझाया पार्ट 1 में आवेश क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस में बता दिया। 2 तरह के चार्जेस होते हैं और इनके प्रमुख गुणों के बारे में बता दिया कि जो समान चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है। और जो डिफरेंट मतलब अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, विपरीत जो आवेशित होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कि जो चार्ज होते हैं वो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि चार्ज के जो प्रमुख गुण होते हैं क्या होता है। इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और इसके बाद क्या है, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ऐसे कई 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्जेस या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी आवेशों के कुछ प्रमुख गुण। तो दोस्तों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। पहली प्रॉपर्टी जो है हम लोग की अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी समान आवेश जो होते हैं दोस्तों उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है या रिपल्सन होता है। जैसे मान लिया आप क्या है, एक चालक है जिसपे कैसा आवेश है, प्लस चार्ज है, दूसरा चालक है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। और माइनस चार्ज भी है दोस्तों, तो आप जानते हैं इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो लाइक चार्जेस के बीच क्या होते हैं, हमेशा रिपल्सन्स होते हैं। और अनलाइक चार्जेस हो, यानी अगर विपरीत आवेशित वस्तु हो तो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लस चार्ज था, इसे मैं नेगेटिव चार्ज कर दूँ यानी इसे माइनस कर दूँ, या इसे माइनस करके दोस्तों इसे प्लस कर दूँ, तो अब इनके बीच जो वैल्यू होगी, मतलब जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है दोस्तों, आकर्षण होता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है आवेश का, वो आवेशों का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आप पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या पढ़े थे कि एनर्जी जो है न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो इसे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम का स्टेटमेंट भी यदि मैं बोलूँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न तो नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है दोस्तों। तो ठीक इसी बेस पर हूबहू ये बना है, न तो हम आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं, न तो ही आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यही है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है, आवेश न तो उत्पन्न होते हैं न तो नष्ट होते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कैसे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं करते तो आखिर फिर हम कैसे किसी एक वस्तु को आवेशित करते हैं। इसी स्टेटमेंट के मतलब को हमें क्या करना है, समझना है अच्छे से। इसके एकदम न्यू तक जाना है समझते हुए कि आखिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण दोस्तों। तो आवेशों का संरक्षण चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में लिया था पिछली वीडियो में कि जैसे सपोज करिए कि एक मैं सोडियम ही लिया था, चलिए मैं सोडियम ही ले लेता हूँ, या सोडियम ना लेकर के जैसे कोई मटेरियल की बात कर लिया जाए, कांच ले लीजिए या बिल्ली की खाल ले लीजिए, या आप क्या ले लीजिए, कोई सिल्क रेशम ले लीजिए। तो चलिए क्या ले लेते हैं हम लोग, रेशम ले लेते हैं, या मान लो कि क्या है, कांच ही, क्या है, कांच का एक क्या है, बॉल लिया। तो दोस्तों, इस कांच की बॉल पर इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक स्टेज पे क्या कोई चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रलाइज था। ये हमारा जो गोला था कांच का वो क्या था, उदासीन था। क्यों, क्योंकि कांच के जो भी परमाणु थे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या थे, इक्वल थे ना। तो दोनों इक्वल होने की वजह से जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज या कुल या तुल्य आवेश, वो हमारा कितना हो जाएगा, 0।
नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0। तो ये था कि जब तक हम किसी चार्ज को या किसी कांच की गोले को हम कोई आवेश नहीं देते हैं या उसे नहीं रगड़ते हैं या उसे प्रेरित नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर नेट आवेश क्या था, 0 था। अब मैं क्या किया कि इसे चार्ज दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ, घर्षण के माध्यम से भी मैं दे सकता हूँ, इंडक्शन के माध्यम से भी मैं इसे दे सकता हूँ। अभी अगला टॉपिक यही रहेगा कि हम किसी भी वस्तु को कैसे या कितने तरीके से आवेशित करते हैं। तो चलिए सपोज करिए कि इस कांच की छड़ को मैं रेशम के साथ रगड़ा, इसके साथ, रेशम के साथ, इस कांच के गोले को या छड़ बोल लीजिए, मैं रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा दूसरा। तो रगड़ने पर क्या हुआ कि इसमें से इसके को पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सपोज करिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा कि इस कांच के गोले में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेशम में गए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन किस में गए, रेशम में गए दोस्तों। तो रेशम में जब इलेक्ट्रॉन आया, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, सपोज करिए कि 10 इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन गया, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज हो जाएगा, +10। और दोस्तों रेशम पे कितना आया इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब जरा नेट चार्ज फिर से निकालिए, इसका +10, इसका -10। तो अभी तो नेट चार्ज कितना आया, 0 आया। यानी इनिशियल कंडीशंस में जब मैं कांच के गोले को नहीं रगड़ा था, उस कंडीशन में कांच के गोले में नेट चार्ज कितना था, 0 था। और जब मैं इस कांच के गोले या छड़ को किसी रेशम के साथ रगड़ा, तो रगड़ने पर सपोज कर मैं ये मान रहा हूँ कि चलिए इसके ऊपर +10 चार्ज आ गया। तो +10 चार्ज आ गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन गया होगा किसमें, रेशम में। रेशम में गया तो रेशम में कितने चार्ज जनरेट हो गए होंगे, -10 जनरेट हो गया। तो अब हम नेट चार्ज निकालेंगे रेशम का और इसका कांच के गोले का निकालते हैं, तो नेट चार्ज अभी कितना है, 0 ही है। तो इसी बेस पे कहा गया कि देखिए आप आवेश न तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न तो आप आवेश नष्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले भी नेट चार्ज 0 था, और जैसे ही आप कांच के गोले पर +10 चार्ज जनरेट किए, तो दूसरी जगह 100% आप किसी भी प्रकार, किसी भी आइडिया से, किसी भी लॉजिक से किसी वस्तु के ऊपर +10 चार्ज करेंगे, तो 100% कहीं ना कहीं -10 चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा। तब भी नेट चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो आवेश नष्ट किया जा सकता है। ये आपका था आवेश की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, वो सेकेंड प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी में आपको बता ही दिया, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है यही है दोस्तों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसका स्टेटमेंट्स मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है दोस्तों वो है कि विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिव ऑफ चार्जेस, एडिटिव ऑफ चार्जेस, विद्युत आवेशों की योग्यता। ये तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इसे कहते हैं हिंदी में आवेशों की योज्यता। तो एडिटिव मतलब क्या होता है, एक एडेंट्स होता है। एडिटिव मतलब जिसे हम ऐड करते हैं, एडेंट्स होता है जो हमें जोड़ने के बाद मिलता है। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा है, इसका स्टेटमेंट यही है कि आवेशों को हम साधारण बीजगणितीय नियमों के माध्यम से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसका बस स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप जैसे नॉर्मली किसी नंबर्स को प्लस के साथ ऐड करते हैं, जैसे 5 4 ऐड किए तो 9 हो गया, -5 + 4 किए तो -1 हो गया। इसी प्रकार से आप किसी भी चार्ज को साधारण बीजगणितीय नियमों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स। वी कैन सम एनी चार्जेस बाय द सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। यही है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्ज जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो कैसी है, स्केलर प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रॉपर्टी यानी अदिश राशि से बोलते हैं, और अदिश राशि को हम साधारण बीजगणितीय नियमों के माध्यम से ही जोड़ते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा चार्ज है वो अदिश राशि है। अदिश राशि होने की वजह से हम लोग इसे साधारण बीजगणितीय नियमों के माध्यम से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चार्ज है, अलग अलग चार्ज है। एक चार्ज Q1 है जो कि 10E है, +10E। एक चार्ज Q2 है जो कि -20E है। इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ। एक क्या है, +2E है,
और एक क्या है -5p है। ये अलग अलग चार्जेस थे दोस्तों। अब मैं नेट चार्ज पूछूं, यानी मैं ये सभी चार्ज किसी एक मटेरियल को दे दिया, मेटेलिक मटेरियल है, वो नॉन मेटेलिक मटेरियल है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये नेट चार्ज पूरे के पूरे ये चार्ज थे मैं इस मेटेलिक मटेरियल को दे दिया, इस धात्विक पदार्थ को दे दिया। तो अब हमें निकालना है कि इस मटेरियल पे नेट कितने चार्ज होंगे दोस्तों, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज आप कैसे निकालोगे, वही जो आपका फार्मूला क्या होगा, Q1 + Qp + Q3 + Q4 so and so on ना। अब हमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 की वैल्यू क्या है पता है। Q1 + 10, पहले प्लस वाला आप ऐड कर लो, 10 and 2 12 हो गया, एंड -20 and -5 -25 हो गया, यानी क्या हो गया 12 and -25। अब इसका दोस्तों यदि मैं नेट निकालूं तो नेट निकालने पे हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -13। क्या मिलेगी, -13। इसका मतलब इस मटेरियल पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, ऋणा बेस होगा, और कितना होगा -13। और -13 का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, कमी होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे हमारा इसके ऊपर जो नेट चार्ज आया है अभी -13 ही आया है, अब ये चार्जेज है मतलब ये आवेशित हो गया। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन ले करके आवेशित हुआ है कि इलेक्ट्रॉन दे करके। तो इसके ऊपर दोस्तों कैसा नेट आवेश आ रहा है, माइनस आ रहा है। निगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी इस मटेरियल के ऊपर इस कंडीशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। सपोज करिए मैं ऐसा कुछ एग्जांपल लेता या इसी में नंबरिंग कुछ चेंज कर देता और वो प्लस में आ जाता, क्या आ जाता, प्लस में। तो इसका मतलब क्या था, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। और पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है। इसका मतलब ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है बल्कि दिया है, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होता है, यही बताता है कि हम साधारण बीजगणितीय नियमों के माध्यम से किसी भी आवेशों को या बहुल आवेशों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बात ये हुई कि आखिर द्रव्यमान भी अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है। तो मैं आपसे पूछूं कि अब चलिए आप बताइए कि द्रव्यमान और आवेश में थोड़ा सा अंतर क्या है। तो दोस्तों अंतर ये है कि आवेश अदिश राशि जरूर है, बट ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, शून्य होता है, बट कभी निगेटिव नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे क्या हैं इसमें जो है डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, 5-6 डिफरेंसेस बोल सकते हैं। जैसे कि जो मास होता है, मास की वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि चार्ज की वैल्यू भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा क्या है कि मास जैसे चार्ज हो गया, चार्ज का मास दोस्तों बहुत कम होता है। इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास के ऊपर जितना लग सकता है, बड़ी पिंड के ऊपर जितना लग सकता है उतना इसके ऊपर नहीं लग सकता। ऐसे बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस आप सोच के समझ के लिख सकते हैं। खैर अभी जो मुझे याद आ रहा है या मेरे जो अपने अनुभव विचार है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक तो हमेशा आप बता सकते हैं कि द्रव्यमान देखिए क्या है, वो भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, बट द्रव्यमान जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, जीरो हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जबकि चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है या तो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव। जीरो चार्ज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उदासीन बोल देते हैं या न्यूट्रल बोल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जो कि थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आवेशों का क्वांटीकरण ना, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण दोस्तों। तो आवेशों के क्वांटीकरण को हम समझते हैं। आवेशों के क्वांटीकरण का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप जब किसी भी एक वस्तु को आवेश देंगे तो आवेश किस प्रकार से देंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि आप किसी रिलेशन में गए हैं, वहाँ पर आप गए, आपको पीने के लिए मान के चलिए बिस्किट आया, वो बिस्किट आप कैसे खाओगे, एक एक खाओगे, दो दो खाओगे या तीन तीन खाओगे, तोड़ के मिला के भी आप खा सकते हो। बट यही है कि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक एक बिस्किट उठा करके खाएंगे, फिर अगले बिस्किट को उठा करके खाएंगे, फिर जो नेक्स्ट आएगा उसे उठा करके खाएंगे, ठीक है। यानी अब बिस्किट की बात करें तो एक बिस्किट की जो शेप एंड साइज है उसी के फॉर्म में आप एक ले सकते हो या तो दो ले सकते हो या तो तीन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आधा खा करके आधा रख दोगे, ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई। और वैसे आप लोग बदमाश बहुत हो, मैं जो भी समझाऊंगा आप उसका एक अटैच निकाल करके बैठे रहो, बस हमारी बात को समझो, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐसे ही जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है दोस्तों। ई क्या है, आवेश की सबसे सूक्ष्म जो यूनिट अभी तक हम लोग को मिली है
वो ई के फॉर्म में मिली है, वो 1.6 × 10⁻⁹ इसी वैल्यू को चाहे प्लस हो, ये प्लस है तो प्लस में शो करते हैं, अगर ये वैल्यू दोस्तों माइनस में है तो इसी को हम लोग माइनस ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस ही लिख देते हैं। यानी अभी तक देखिए दो स्तर पे इसकी बात होती है, एक सूक्ष्म स्तर की बात होती है, एक स्थूल स्तर पे बात होती है, उसे भी मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है बट आप इसे समझिए अच्छे से। क्या है कि जब हम स्थूल स्तर पर यानी बड़े स्तर पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर नहीं, जिसे बल्क स्टेट बोलते हैं, बल्क स्टेट पे देखते हैं दोस्तों, तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या होता है? ई का पूर्ण गुणज होता है। ई का पूर्ण गुणज मतलब कि जब आप किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा या तो इतना होगा या इसका 2 गुना यानी 2e होगा। तो 2 गुना मतलब 16 गुना 32, या 3 गुना होगा तो 16 × 48, या n गुना होगा तो यानी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप लोग फार्मूला याद करें Q = क्या यानी याद किए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो फार्मूला है या कंडीशंस है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस पर उत्पन्न आवेश का मान ई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये आपका स्थूल स्तर पे है, बल्क स्टेट पे है। बल्क स्टेट और सूक्ष्म स्तर पे ऐसा नहीं है। सूक्ष्म स्तर पे जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसे हम आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं। सूक्ष्म मतलब कि बल्क स्टेट क्या है और माइक्रो स्टेट क्या है। जैसे देखिए एक मैं लाइन बना दूं, ये तो देखा जाए यदि मैं इसी लाइन को स्क्रीन में आप भी देखेंगे तो डॉटेड दिखाई दे रहा है। हाँ, स्क्रीन में डॉटेड ही है, तो स्क्रीन में डॉटेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग इसे पास से देख रहे हैं, मतलब सूक्ष्म स्टेज पे देख रहे हैं, छोटे छोटे। और इसी को दोस्तों अगर मैं थोड़ा 10-15 मीटर दूर से देखूँ तो ये डॉटेड लाइन में एक सतत लाइन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सतत लाइन। यानी इसका मतलब ऐसा होगा कि जैसे ये पूरी की पूरी लाइन एक ही है, इसमें डॉटेड लाइन हम लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे आप बैंक में जो होता है बार कोड होता है देखे होंगे, या ATM का जो बार कोड होता है वो आप देखेंगे ना, ऐसा लगता है सब पास है, बट वो मतलब कि सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे क्या होता है, वो सब बार कोड दूर रहता है दोस्तों। तो ऐसे ही जो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत है वो बल्क स्टेट पे यही बताता है कि आवेश जो होते हैं जब भी इनका स्थानांतरण होता है या कोई वस्तु आवेशित होती है तो ई की पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होने का मतलब वही Q = NE के फॉर्म में होगा ना। कभी भी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आपको 2.5 ही नहीं मिलेगा, 3.5 ही नहीं मिलेगा, ये 3.5 है, ये 2.5 है। जब भी आवेश जाएगा या तो ई जाएगा या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा या तो 4 जाएगा या तो 5 ही जाएगा, कभी पॉइंट में नहीं जाएगा। किस स्टेट पे? स्थूल बल्क स्टेट पर दोस्तों, इसे आप समझिए। अगर हम इसे माइक्रो स्टेट पे जाकर के देखते हैं तो माइक्रो स्टेट में ऐसा कंडीशंस नहीं है। माइक्रो स्टेज में क्या होता है कि वो आपको 2.5, 3.5 जिसे क्वार्क स्टेट बोलते हैं, क्वांटा स्टेट भी बोलते हैं, नहीं है कोर्स में, NCERT के कोर्स में नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा जानते रहिए कि कोई आपसे पूछे कि क्या आवेशों का क्वांटीकरण हर एक कंडीशन में लागू होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, श्रीमान जी हर एक कंडीशन में लागू नहीं होता है। बल्क स्टेट में यदि देखा जाए तो उस स्थूल अवस्था में देखा जाए तो आवेशों का क्वांटीकरण लागू है, यानी कोई भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो ई का पूर्ण गुणज होता है। मगर माइक्रो स्टेट में अगर देखा जाए तो ई का पूर्ण गुणज हो भी सकता है दोस्तों, नहीं भी हो सकता है। आप उन्हें एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताएंगे कि सर देखिए, श्रीमान जी देखिए, दोस्त देखिए, साथी देखिए मेरे, जैसे एक लाइन है, मैं उसे डॉटेड लाइन के माध्यम से अगर शो कर रहा हूँ तो आपके पास रखूँ तो आप कहेंगे नहीं ये छोटे छोटे लाइनों से मिल करके बना है। और इसी लाइन को आप मैं यहीं रहूँ, आप दूर से जा करके देखें तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, यानी लगेगा कि एक ही रेखा है जबकि एक ही रेखा नहीं है। तो जब आप दूर से देखेंगे तो वो स्टेट आपकी स्थूल स्टेट है, बल्क स्टेट है। जब पास से आकर के देखेंगे तो आपकी स्टेट सूक्ष्म स्टेट है, जिसे माइक्रो स्टेट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत यही है कि जब भी आवेशों का स्थानांतरण होता है या कोई वस्तु आवेशित होती है तो स्मॉल ई का क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आवेशों के जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस थे, जिसमें कि आपका था आवेशों का क्वांटीकरण हो गया दोस्तों। बस इतने ही चार्जेस में प्रॉपर्टी NCERT में खैर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग आवेश पढ़ लिए, आवेश के प्रकार पढ़ लिए, आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब क्यों ना आवेश का यूनिट पढ़ लिया जाए दोस्तों, आवेश की इकाई। तो आवेश की इकाई आप जो ज्ञात किए हैं SI यूनिट में इसका होता है कूलम या गुलाम हम लोग बोलते हैं। जो आवेश की यूनिट है दोस्तों वो SI में या SI पद्धति में क्या होती है? गुलाम होती है, जबकि CGS पद्धति में ESU होती है दोस्तों। क्या होती है?
ESU, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक ESU होता है। देखिए आपको जो आवेश का यूनिट मिलेगा दोस्तों, एक तो क्या मिलेगा कूलाम, एक ये आपका SI है या MPS कर लीजिए, एक CGS पद्धति में आपको मिलेगा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, ये स्थिर विद्युत की, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो स्थिर विद्युत की में जो यूनिट्स होती है उसे ESU कहते हैं। और कूलाम और ESU में जो रिलेशन है वो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU होता है। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े। अभी आप आगे चढ़ेंगे तो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय। क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय। तो विद्युत चुंबकीय में जो इसका यूनिट हो जाता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसे, आप चुंबकत्व में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको EMU मिलेगा। EMU का मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्थिर विद्युत में ESU का यूज किया जाता है। और जब हम विद्युत और चुंबक का एक साथ पढ़ेंगे आगे चल के अल्टरनेटिंग करंट में या मैक्सवेल के सिद्धांत में ना, तो वहाँ पर EMU, इसी का यूनिट दोस्तों क्या हो जाता है, EMU हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताया कि बेसिक प्रॉपर्टी में लाइक एंड अनलाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताया कि आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसके अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो दोस्तों नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद की प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़े, जिसके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो ई का पूर्ण गुणज होता है, बल्क स्टेट पर होता है। सूक्ष्म स्टेट पर क्या होता है, वो क्या होता है कि ई का पूर्ण गुणज में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, आवेशों की योज्यता पढ़े थे दोस्तों। आवेशों की योज्यता में क्या था कि हम आवेशों को साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताया कि आवेश एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों कि द्रव्यमान पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, जबकि आवेश जो है वो क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके अलावा भी इनके बीच में 2-3 डिफरेंसेस आपको समझाया कि जैसे हमारे मासेस होते हैं वो उनमें इनर्शिया होती है, जो चार्ज होते हैं उनमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए और आपके द्वारा इतना स्नेह और प्यार इस चैनल पे बरसाने के लिए एक बार फिर से दोस्तों धन्यवाद।